हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिका मित्तल एमएम। तो देखिए, आज जो मैं इस वीडियो में लेने जा रही हूँ या डिस्कस करने जा रही हूँ वो मैं सेकेंड ईयर के लिए डिस्कस करने जा रही हूँ। और सेकेंड ईयर में चलता है मैथ 4। और मैथ 4 के मेरे चैनल पर PYQ अवेलेबल हैं और ये PYQ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं अगर आप कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो प्लेलिस्ट है वो है PYQ मैथ 4। अब इसके अंदर BAS 303 क्योंकि सिलेबस में माइनर से चेंज हुआ था, ये करंट के लिए, और KAS 302, KS 402 क्योंकि सेकेंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में ब्रांच के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो चैनल पर 21-22 के दोनों सेमेस्टर के पेपर अवेलेबल हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन है। और जो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो मैं जो लूँगी वो है 23-24 का। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो कंटिन्यू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। आई थिंक जो मैंने इससे पहले आपके जो दोनों वीडियो डाले हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, क्योंकि अगर आप एक भी पेपर का सॉल्यूशन बहुत सीरियसली कर लेते हैं तो आपका पूरा ही सिलेबस रिवाइज हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4, और ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट और ए पार्ट इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन है सॉल्व इक्वेशन, यूनिट 2 का है, एप्लीकेशन ऑफ PDE, और इक्वेशन है del u by del t इक्वल्स टू del 2u over del x स्क्वायर। इट्स अ हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अंडर द कंडीशन u0t इक्वल्स टू 0, मतलब u0t का मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पर u की वैल्यू 0 गिवन है, ux 0 मीनिंग t इक्वल्स टू 0 पर ये वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू x एंड 0, x वेयर x लाई बिटवीन 0 to 1 एंड 0 वेयर x ग्रेटर देन 1 एंड थर्ड uxt इज बाउंडेड। अब यहाँ पर जिस तरह की हमें कंडीशंस दी गई है तो हमें ये ध्यान से देखना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें। तो सबसे पहले एक चीज़ रिकॉल करते हैं, मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया है कि हम यहाँ पर फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2u ओवर del x स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको फॉर्मूला बताया जाता है क्या है, दिस इज p u एट x इक्वल्स टू 0 माइनस पी स्क्वायर US बार। US बार किसको डिनोट कर रहा है? इट्स अ फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ UXT, बस इसको डिनोट कर दिया US बार से, 0 से इन्फिनिटी u साइन PX dx। अब दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का पढ़ते हैं कि फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2u ओवर del x स्क्वायर। यहाँ आता है माइनस del u बाय del x एट x इक्वल्स टू 0 माइनस पी स्क्वायर UC बार। अब आप अपने क्वेश्चन में देखो कौन सी कंडीशन गिवन है। तो यहाँ मेरे पास जो कंडीशन गिवन है वो है, फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखें u इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0, तो मीनिंग u एट x इक्वल्स टू 0 गिवन है, इसलिए क्वेश्चन में आपको क्या लेना होगा? फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो जो भी आपको इक्वेशन दी गई है दोनों साइड फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसका लेते हैं। तो जब आपने इसका फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया, दिस इज, ये बन गया 0 से आपके पास इन्फिनिटी del u बाय del t साइन px dx, दिस इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड का भी ले लें, 0 से इन्फिनिटी del 2u ओवर del x स्क्वायर साइन px dx। यहाँ पर दिस इज d बाय dt ऑफ, क्या लिख सकते हैं? 0 से इन्फिनिटी u साइन px dx, दिस इज इक्वल्स टू, ये फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका है? del 2u बाय del x स्क्वायर का, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, दिस इज p u एट x इक्वल्स टू 0 माइनस का p स्क्वायर US बार। अब ये क्या बन गया? ये डेफिनेशन किसकी है? ये है फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका? u का, जिसे हम डिनोट किससे कर रहे हैं? हम डिनोट कर रहे हैं US बार से। दिस इज इक्वल्स टू, ux 0 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑलरेडी 0 गिवन है, तो ये 0 हो गया, माइनस का p स्क्वायर US बार। तो इक्वेशन क्या बन गई? आप इसे लिख सकते हैं d US बार, दिस इज d US बार डिफरेंशिएशन प्लस p स्क्वायर US बार इक्वल्स टू 0।
US बार अगर कॉमन ले लें तो आपके पास बन गया d प्लस पी स्क्वायर US बार, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन देखूँ तो ये बन गया m प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू आपको मिल गई माइनस का p स्क्वायर, राइट हैंड साइड फंक्शन की 0 है, तो US बार का आंसर क्या आ गया, दिस इज C1 e रेज टू द पावर माइनस का p स्क्वायर इंटू t। ये डाल लिया आपने इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब आपने u का फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, आंसर आ रहा है C1 e रेज टू द पावर माइनस p स्क्वायर t। अब C1 आर्बिट्री कांस्टेंट है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए अब सेकंड इक्वेशन का जो सेकंड कंडीशन आपको दी है क्वेश्चन में, इसका यूज़ करते हैं। क्या इक्वेशन आपको दी है, ux 0 गिवन है, ये गिवन है x और 0। x कब है, जब ये x आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है और x ग्रेटर देन 1 पर 0 है। आप क्या करें, इस फंक्शन का फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल लें। तो आप क्या ले रहे हैं, इसका फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो जो अभी आपको बेसिक डेफिनेशन फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बताई है, उस बेसिक डेफिनेशन को आप अप्लाई करिए इस कंडीशन पर। तो देखिए आपके पास ये बन गया ux 0, तो इसे डिनोट किया US बार से, p t की वैल्यू तो 0 है, दिस इज इक्वल्स टू क्या डेफिनेशन है, 0 से इन्फिनिटी ux 0 साइन px dx। अब ux 0 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 पार्ट में डिवाइड है, तो 0 से इन्फिनिटी की लिमिट 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। यहाँ फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी क्या गिवन है, 0। अब बचा क्या यहाँ पर, ux 0 की वैल्यू x है इंटू साइन px dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन px इज माइनस का cos px अपॉन p, जिसकी लिमिट आपके पास आ गई 0 से 1, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, x का डेरिवेटिव 1 और साइन px का इंटीग्रेशन माइनस का cos px अपॉन p dx। तो फर्स्ट टर्म आपके पास अगर मैं इसमें लिमिट रख लूँ अपर लिमिट 1, तो ये आपके पास बन गया माइनस cos p अपॉन p। लोअर लिमिट अगर आप इसमें 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट, अब ये बना माइनस माइनस प्लस, ये आ गए प्लस। इंटीग्रेशन किसका बचा, सिर्फ कॉस का, कॉस का इंटीग्रेशन साइन px अपॉन p, और एक p ऑलरेडी रखा है तो p स्क्वायर। इसकी लिमिट अब आपके पास कितनी है, 0 से 1, इस पर भी लिमिट रख लो, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है cos p अपॉन p। 1 रखोगे तो साइन p अपॉन p स्क्वायर, 0 रखोगे 0। ये अब आपके पास जो वैल्यू आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी C1 निकालने में। तो ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये वैल्यू आपने निकाली है US बार, मतलब U का फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म किस पर, t इक्वल्स टू 0 पर। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 भी आपको US बार ही देती है, लेकिन इस इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या पुट कर लो, t इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से भी आपको मिल जाएगा US बार एट t इक्वल्स टू 0 पर। तो ये क्या मिलेगा, ओनली C1, क्योंकि e रेज टू द पावर 0 आपके पास क्या बन जाएगा, 1। अब इन दोनों इक्वेशन में यहाँ डाल देती हूँ मैं इक्वेशन A और ये डाल देती हूँ मैं इक्वेशन B। इक्वेशन A इक्वेशन B दोनों ही US बार की वैल्यू प्रोवाइड करा रही हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दे फ्रॉम इक्वेशन A एंड B। तो C1 का आंसर आपके पास आ गया माइनस का cos p अपॉन p प्लस साइन p अपॉन p स्क्वायर। अब C1 अगर निकल आया तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और US बार की वैल्यू निकाल लें, मतलब U का फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो आना है वो निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो US बार p t, इसका आंसर आ गया C1। C1 की वैल्यू आपने पुट कर ली cos p अपॉन p प्लस साइन p अपॉन p स्क्वायर, ये आ गया C1, और इसके साथ है e रेज टू द पावर माइनस का p स्क्वायर t। लेकिन हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना क्या है,
इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन तो ये दी गई थी, डाल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू डाल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये सॉल्व करने हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यू एक्स टी। लेकिन हमने अभी तक निकाला क्या है, हमारे पास है यू एस बार, मतलब यू एक्स टी का फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म है। तो फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म से हमें फंक्शन बनाना है u, तो अब हमें इसका क्या लेना होगा, इन्वर्स लेना होगा। तो टेकिंग इन्वर्स फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो जैसे ही आप इसका इन्वर्स लेंगे यू एक्स टी ये कन्वर्ट हो गया। बेसिक डेफिनेशन लगाएं, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी यू एस बार की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लो, माइनस का कॉस पी अपॉन पी प्लस साइन पी अपॉन पी स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस पी स्क्वायर टी। यू एस बार पुट कर लिया इंटू साइन पी एक्स डी पी। अब आगे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये यूनिट 3 से क्वेश्चन है। देखिए ए पार्ट पर आती हूँ। ए पार्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई कर्व फिटिंग ज़रूर करिए, हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है। कर्व कोई भी हो सकता है, आपको करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन कर्व फिटिंग है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कर्व उसने दिया है y इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर बी एक्स। अब सबसे पहले जब भी आपके पास कोई कर्व है, आपके माइंड में आना चाहिए इसकी नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखें। नॉर्मल इक्वेशन लिख ली, फिर तो टेबल बनाओ, बहुत इजी काम है। तो चलिए सबसे पहले मैं कर्व पर आ जाती हूँ। कर्व आपके पास है y इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर बी एक्स। ई रेज टू द पावर है, मतलब समथिंग पावर है। तो इस तरह के कर्व को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखिए जो भी आप लॉग ले रहे हैं ये अब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैंने इस वीडियो के अंदर नेचुरल लॉग लिया है, मतलब बेस ई पर। आप चाहें तो बेस 10 पर भी ले सकते हैं, आंसर दोनों से निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ ई बेस पर था इसलिए मैंने ई बेस पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ई, तो लॉग ई वाई इक्वल्स टू लॉग ई ए प्लस पावर आगे आ गई बी एक्स लॉग ई बेस ई। तो लॉग ई बेस ई की वैल्यू तो हो गई 1। तो यहाँ पर आपके पास log ई वाई इक्वल्स टू log ई ए, ये कांस्टेंट टर्म बन गई और ये वैल्यू आपके पास बन गई 1 बचा बी एक्स। अब ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन जैसी हो गई, बस आप इसे लेट कर लें। log y बेस ई को कैपिटल Y लेट कर लिया, log a बेस ई ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसे कैपिटल A ले लिया है। और बी एक्स ये सिंपली जैसा था इक्वेशन में एज इट इज़ लिख लिया। तो जो भी हमने लेट किया उसे मैंने अलग से लिख लिया क्योंकि आगे वैल्यू निकालने में इजी है। अब क्या करो, अब देखो कि कितने आपको डेटा प्रोवाइड कराए गए हैं। n क्या है, तो 1 2 3 4 5, n की वैल्यू आ गई 5 और ये इक्वेशन बन गई लाइन की। तो लाइन की नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं। अब नॉर्मल इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ देखिए सबसे पहले y। अब दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, सबसे पहले y है तो समेशन अप्लाई कर लो, समेशन y इक्वल्स टू ए बन जाएगा एन ए प्लस बी समेशन एक्स। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनानी है, दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है बी के साथ क्या रखा है एक्स। तो इस पूरे इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख लो पहले, एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और इन सब के आगे समेशन अप्लाई कर दो। ये आपके पास सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन बन के आ गई। तो नॉर्मल इक्वेशन 1 और नॉर्मल इक्वेशन 2। अब इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को देखकर टेबल की एंट्रीज बना रहे हैं। तो टेबल में मुझे क्या क्या चाहिए, टेबल में मुझे रिक्वायर्ड होगा समेशन y, नेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा समेशन x और क्या चाहिए, और समेशन x इंटू कैपिटल Y चाहिए और समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो टेबल में मुझे मेन ये एंट्री चाहिए। तो टेबल अब आप बस कैलकुलेटर का यूज़ करना सही से आना चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने x और y के दोनों कॉलम की एंट्री क्वेश्चन को देखकर यहाँ नोट डाउन करी। सबसे पहले मैं निकालने जा रही हूँ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, जो भी x की एंट्री है इनके स्क्वायर करते जाए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और इस कॉलम को कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट मुझे लेना है x इंटू कैपिटल Y, लेकिन कैपिटल Y पर आने से पहले मुझे कैपिटल Y भी तो चाहिए। अब कैपिटल Y क्या लेट किया है, कैपिटल Y लेट किया है log y बेस e। तो आपके पास y का कॉलम है, इसका log लेते जाओ, बेस e लेना, कैलकुलेटर में ln यूज़ होगा।
तो आपके पास log 1 0, फिर log 1.2 बेस ई पर 0.18232, इस तरह आप 1.8, 2.5, 3.6 का सबका लॉग निकालते जाइए और नेक्स्ट कॉलम फॉर्म कर लीजिए। अब आपको रिक्वायर्ड है x इंटू कैपिटल वाई। x का कॉलम ये रखा, कैपिटल y का कॉलम ये रखा, दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 इंटू 0 0 आ गया, 2 इंटू 0.18232 वैल्यू आ जाएगी और ये कॉलम आपके पास कंप्लीट हो गया। कैलकुलेटर की हेल्प से सारे कॉलम्स के सम निकाल लो। तो समेशन x की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ, ये समेशन x आ गया मेरे पास 15। नेक्स्ट मुझे चाहिए समेशन x स्क्वायर, ये 55 है। और कैपिटल y जो इसका निकाला है सम, ये आ रहा है 2.96732 और yx की वैल्यू 12.19779। पॉइंट्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, ये आपके पास सारी वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है इक्वेशन 1, समेशन y आपके पास है 2.96732 इक्वल्स टू n की वैल्यू 5a प्लस b समेशन x मतलब 15। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इसी तरह से बना लो इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन का यूज़ कर लो। समेशन एक्स वाई ये आ गया 12.19779 इक्वल्स टू a समेशन x मतलब 15 और नेक्स्ट है b समेशन x स्क्वायर, ये है 55। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन में देखो आपके पास अननोन क्या है। आपके पास अननोन है कैपिटल A और B। दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में फीड करो 2 अननोन्स के लिए और कैपिटल A और B की वैल्यू निकाल लो। तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर कैपिटल A की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है माइनस का 0.395285 और स्मॉल b की वैल्यू ये आ गई 0.32958। इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं, कैपिटल A मैंने लेट किया था। अब कैपिटल A मैंने क्या लेट किया हुआ है, ये लेट किया हुआ है log A बेस E और मुझे चाहिए क्या, A चाहिए। A के लिए एंटी लॉग लेना होगा, तो एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग ऑफ कैपिटल A। तो जैसे ही वैल्यू फीड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 0.67348। ये वैल्यू यहाँ से आ गई। अब आपको अपना कर्व लिखना है। कर्व क्या दिया है क्वेश्चन में, कर्व दिया है y इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर bx। a की वैल्यू 0.67348 e रेज टू द पावर b है 0.32958 इंटू x। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास ये रिग्रेशन का है। यहाँ आता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है रिग्रेशन। रिग्रेशन में उसने कहा 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन आर, 2 इक्वेशन दे दी उसने लाइंस की। उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर वेरिएंस दे दिया वाई एक्स का। और उसने क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट में पूछा है मीन ऑफ एक्स एंड वाई, वेरिएंस ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो मैंने एक टेबल बना दी। सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है मीन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स बार वाई बार क्या होगा, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा है वेरिएंस ऑफ वाई, सिग्मा वाई स्क्वायर क्या होगा। फिर है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब आर की वैल्यू। जब हम इस क्वेश्चन को करें तो हम सबसे पहले कुछ फैक्ट्स को रिकॉल करें। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल्स टू होता है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब बी एक्स वाई बी वाई एक्स कहाँ से निकालते हैं, हमारे पास 2 लाइन होती है रिग्रेशन की, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, मतलब वाई डिपेंड ऑन एक्स और एक्स डिपेंड ऑन वाई। तो वाई ऑन एक्स लाइन कैसे लिखते हैं, वाई माइनस वाई बार क्या है, मीन ऑफ वाई है, इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। और एक्स ऑन वाई कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब ये जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है, ये क्या होता है, स्लोप होता है लाइन के, स्लोप ऑफ लाइन। अब आता है कि जब आपके पास बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों ही आ जाता है लाइन की इक्वेशन से, तो इनका रिलेशन आर में और सिग्मा में क्या होता है,
बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स और बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो इन सारे फॉर्मूले का यूज़ एक सिंगल क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। जो आपके पास गिवन है 2 लाइन के इक्वेशन वो लिख लो और गिवन है सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब उसने कहा मीन निकालो। तो मीन कैसे निकालोगे? जो भी आपके पास रिग्रेशन लाइंस हैं वो एक्स बार वाई बार से पास होती हैं। इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी का यूज़ करिए। तो फर्स्ट लाइन आपके पास दी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। अब ये लाइन x बार y बार से पास होगी तो x बार प्लस 2y बार इक्वल्स टू 5। सेकेंड लाइन भी इसी पॉइंट से पास होगी, सो 2x बार प्लस 3y बार इक्वल्स टू 8। अब दोनों इन लाइन को सिंप्लीफाई करके x बार y बार निकाल लो। तो फर्स्ट लाइन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन गया 2x बार प्लस 4y बार इक्वल्स टू 10 और सेकंड आ गया 2x बार प्लस 3y बार इक्वल्स टू 8। दोनों लाइन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये सब्ट्रैक्ट ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से y बार की वैल्यू आपके पास आ गई 2। y बार अगर 2 है तो फर्स्ट लाइन में इसकी वैल्यू रख दो तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2y बार, मतलब 5 माइनस 4 ये आ गया आपके पास 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसने कहा x बार y बार, x बार की वैल्यू 1 और y बार की वैल्यू 2। ये आ गया क्वेश्चन का ए पार्ट। जो उसने पूछा कि भाई मीन क्या है, मीन आपके पास 1 और। चलिए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में वेरिएंस पूछा है, लेकिन वेरिएंस से पहले मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले अब मैं निकालने जा रही हूँ उसका सी पार्ट r। अब अगर आपको r निकालना है तो r निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला यूज़ करिए, r इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स। तो चलिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना बताती हूँ। कहाँ से निकालेंगे? ये दोनों बताते हैं स्लोप को। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको फर्स्ट लाइन दी गई है और फर्स्ट लाइन आपके पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए y की। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू लूँ तो y आपके पास आ जाएगा माइनस का x/2 प्लस का 5/2 मीनिंग का माइनस 0.5 x प्लस का 2.5 और ये लाइन है y ऑन x। अब ये लाइन y ऑन x है तो यहाँ से बी वाई एक्स की वैल्यू आप बहुत इजीली देख सकते हैं। बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई, इसका स्लोप कितना है? माइनस का 0.5। अब आपके पास सेकेंड लाइन पर आ जाते हैं, जो क्वेश्चन में सेकेंड लाइन दी गई है। तो क्वेश्चन की जो सेकेंड लाइन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। तो सेकेंड लाइन लिख लो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। यहाँ से आप निकाल लो x, क्योंकि x ऑन y निकाल रही हूँ तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। दिस इज माइनस का 3/2 इंटू वाई प्लस का 8/2 इज 4। अब यहाँ जो इसका स्लोप है, ये लाइन बनाई आपने x ऑन y, तो यहाँ से स्लोप आप निकाल लेंगे और स्लोप ये जो निकल के आएगा वो होगा bxy। तो इसकी हेल्प से bxy की वैल्यू आपको मिल जाती है, दिस इज माइनस का 1.5। सो r की वैल्यू r इक्वल्स टू अंडर रूट बी वाई एक्स माइनस 0.5 इंटू माइनस 1.5। सिंप्लीफाई कर लो तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी 0.866। दिस इज इक्वल्स टू r। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए अब क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन के बी पार्ट में उसने पूछा है कि वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, मतलब सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो इसके लिए आप क्या करो, बी वाई एक्स का फॉर्मूला यूज़ करो। बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये आपने यूज़ कर लिया। यहाँ से सिग्मा वाई की वैल्यू निकाल लो। सिग्मा वाई हो गया आपके पास बी वाई एक्स सिग्मा एक्स अपॉन आर स्क्वायर। अब चाहे तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर लो। सिग्मा वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई एक्स का होल स्क्वायर सिग्मा, ये सिग्मा एक्स है, दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। बी वाई एक्स हमने अभी निकाला है, ये है माइनस का 0.5 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके पास 12 गिवन है, डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर अभी हमने निकाल ही रखा है 0.86 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे ये आंसर आपके पास आ जाएगा 4। ये आ जाएगा बी पार्ट का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है अब वो यूनिट 4 से क्वेश्चन होगा। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ए पार्ट ध्यान से पढ़ते हैं। ए पार्ट आपके पास है आउट ऑफ 320 फैमिलीज। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई है 320 विथ 5 चिल्ड्रन ईच। हर फैमिली के पास 5 चिल्ड्रंस हैं। हाउ मैनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव 2 boys and 3 girls, at least 1 boy. Assume equal probability for boys and girls. तो जो गिवन डेटा है वो लिख लो। नंबर ऑफ फैमिलीज 320 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल एन आपके पास 320 है। यहाँ पर आपके पास टोटल 5 चिल्ड्रन दिए गए हैं, उनमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 में से 2 बॉयज़ हो 3 गर्ल्स, तो एन की वैल्यू है 5। अब उसने कहा बॉयज़ और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की आप लेके चल रहे हैं हाफ। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बॉयज़, ये जिसको मैंने स्मॉल पी से कहा हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इट इज़ ऑल्सो हाफ, जिसको आप कह रहे हैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स है। तो इसका मीनिंग आपके पास जो आप बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू आर, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। एन सी आर जिसके लिए ले रहे हो आप आर के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो एन सी आर पी रेज टू दी पावर आर क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस आर। क्वेश्चन में पढ़कर समझ में आ गया होगा या फॉर्मूला देख के समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल 320 फैमिलीज। अब 5 में से 2 बॉयज़ है आपके पास, तो 5C2 की वैल्यू भी आप लिख लो। 5C2 की वैल्यू हो गई 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। पी स्क्वायर 2 बॉयज़ है तो पी स्क्वायर, और पी कितना है हाफ। 3 गर्ल्स है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने क्यू से डिनोट की है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाफ, 3 गर्ल्स होल क्यूब। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। सो 320 5 × 2, ये आपने ये करा है मैंने 5 × 2, और 1/2 पावर हो गई रेज टू दी पावर 5। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करके आपको ये आंसर मिल जाएगा 100 फैमिलीज। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि ऐसी कितनी फैमिली है, 100 फैमिलीज है। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब वो कहता है एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें कम से कम 1 बॉय हो। तो आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो, ऐसी फैमिली निकाल लो जिसके पास एक भी बॉय ना हो, तो उसे आप टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस करके तो अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज एटलीस्ट 1 बॉय। इसका मीनिंग कैपिटल एन तो टोटल फैमिली है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो बॉयज। तो ये क्या होगा 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए, मतलब एक भी बॉय नहीं है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया पी एक्स 0 का 5C0, पी रेज टू दी पावर 0 एंड क्यू रेज टू दी पावर 5, मतलब ऐसी फैमिली जिसके पास 5 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर आप रख रहे हो 320 1 माइनस 5C0, 5C0 इज 1, p की पावर 0 मतलब ये भी 1 हो गया, और 1/2 रेज टू दी पावर 5। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आपको आंसर मिल जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 310 फैमिलीज, ऐसी 310 फैमिलीज हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था बायनॉमियल का। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट लेते हैं 6th क्वेश्चन का। देखिए सेकेंड पार्ट अब आपके पास ये है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो जब भी एग्जाम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो एग्जाम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल मांग लीजिए कि आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है, हर सेंटर आपको प्रोवाइड करा देता है। अब आता है द डेली वेजेस ऑफ 1000 वर्कर्स, मतलब यहाँ जो आप कैपिटल एन की वैल्यू जो दी गई है वो है 1000 वर्कर्स है।
आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड अ मीन 140 विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीन म्यू की वैल्यू 140 और सिग्मा की वैल्यू 10 दे दी गई है और क्वेश्चन बेस्ड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब वो कहते हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस विल बी बिटवीन 140 to 144, लेस देन 126, मोर देन 160। तो सबसे पहले इसका बेसिक फंडामेंटल देखें। जो हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम वेरिएबल z बनाते हैं। वेरिएबल z लिखने का क्या तरीका है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहाँ पर जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है और बेल शेप में होता है जिसका कंप्लीट एरिया 1 होगा। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। वो कहता है कितने वर्कर्स हैं जिनका डेली वेजेस 140 से 144 रुपीज़ के बीच में है। मतलब जो आपको प्रोबेबिलिटी लेनी है उसमें आपके पास जो x वेरिएबल है वो 140 से 144 के बीच में है, ये प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो सबसे पहले x वेरिएबल को z में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। x इक्वल्स टू 140 के लिए z इक्वल्स टू x है 140 माइनस म्यू की वैल्यू भी 140 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू 10, आंसर आ गया इसका 0। तो जो आपके पास Z1 निकल के आया वो आ गया 0। अब 144 के लिए मान लिया Z2 है, Z2 निकालते हैं 144 माइनस म्यू 140 डिवाइडेड बाय सिग्मा 10, कितना आ जाएगा ये निकल के आपके पास, ये आपके पास आ गया 4/10। 4/10 मीन्स 0.4। इसका मीनिंग अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है ये Z कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर 0.4 तक। ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आप नॉर्मल कर्व को ड्रॉ करिए। दिस इज 0.0 और ये आपने ले लिया 0.4। तो 0 से 0.4 के बीच में, 0 से 0.4 के बीच में मतलब ये वाला एरिया आपको चाहिए। तो 0 से 0.4 के बीच में, तो आप इसके लिए नॉर्मल टेबल का यूज़ करें। और नॉर्मल टेबल के यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेबल डाल भी दिया है। तो देखिए ये आपके पास Z है और 0.4 पर ये है 0.1554, ये रखी वैल्यू। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.1554। अब टोटल वर्कर्स आपके पास कितने हैं, थाउजेंड्स हैं। तो आपको इस प्रोबेबिलिटी के बीच में निकालने हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल वर्कर्स कितने आ गए, 1000 की मल्टीप्लाई आप 0.1554 में कर दो तो नियर अबाउट 155 ऐसे टोटल वर्कर्स हैं जिनका डेली वेजेस 140 से 144 के बीच में लाई करता है। अब इसी का हम सेकंड पार्ट लेते हैं। अब कहते हैं लेस देन 146। तो 146 को भी z वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसने कहा लेस देन 146, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 146, 146 के कॉरेस्पॉन्डिंग z वेरिएबल निकालते हैं। 126 के कॉरेस्पॉन्डिंग z वेरिएबल निकालते हैं। तो 126 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू निगेटिव में आएगी, माइनस का 14/10 माइनस का 1.4। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी फॉर z लेस देन माइनस 1.4। अब इसको मैं यहाँ मार्क करती हूँ, दिस इज 0 माइनस, मान लिया ये आपके पास है माइनस का 1.4, ये लाइन आ गई। उसने कहा इससे लेस मतलब इस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है और इसका टोटल एरिया 1 होता है। तो 0.5 इधर रहा, 0.5 एरिया इस साइड रहता है, सिमेट्रिकल है। तो अगर यहाँ 1.4 कह रही हूँ तो इसकी पॉजिटिव साइड में भी ये लाइन 1.4 दिस। तो आपके पास जो आंसर लेफ्ट साइड से मिलेगा सेम आंसर आपके राइट साइड से भी मिलेगा। तो आप अपने प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं वेयर p z ग्रेटर देन 1.4। जो आपके पास एरिया लेफ्ट साइड है सेम एरिया आपके पास राइट साइड भी होगा। तो जहाँ पर z ग्रेटर देन 1.4 आपने ये लिखा। तो ये अब आप कैसे निकाल रहे हैं, तो टोटल एरिया आपके पास कितना है राइट साइड का, हाफ 0.5 में से कितना माइनस कर दो, 0.5 में से 0 से लेकर 1.4 तक का माइनस कर दो। तो ये बन गया आपके पास 0 से लेकर 1.4 तक का एरिया। अब इस एरिया को आप टेबल की हेल्प से देख लीजिए। 1.4 ये रखा 1.4, इसकी वैल्यू आ रही है 0.4192।
तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लो 0.4192, इसे सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 0.0808, ये वैल्यू आ गई। अब आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं, तो अपने आंसर्स को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज 0.0808, तो नियर अबाउट 81 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका वेजेस 126 से लेस है। अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपके पास क्या था? क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पूछा है मोर देन 160। मोर देन 160 की बात करी, मतलब x ग्रेटर देन 160 की बात कर रहा है, तो आप निकाल रहे हो x ग्रेटर देन 160। x वेरिएबल को z में कन्वर्ट करो, 160 माइनस 140/2, 20/2, 2। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बनी? p वेयर z ग्रेटर देन 2। अब 2 पर आ जाओ, मान लिया ये 2 है और ये आपके पास 0 है। वो कहते हैं ग्रेटर देन 2, मतलब ये वाले इस एरिया की बात कर रहा है, ये आपको चाहिए। तो अब आप इसके लिए भी क्या करोगे? आपके पास हाफ एरिया है 0.5 में से 0 से लेकर 2 तक का एरिया माइनस कर दो, तो 0.5 माइनस पी जेड फ्रॉम 0 to 2। अब 0 to 2 पर ये जो वैल्यू है वो है 0.4772, आप इसमें से माइनस करो, ये बन गया 0.0228। जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी आई 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो नियर अबाउट ये आ जाएगा 23। देखिए क्वेश्चन में कोई खास कैलकुलेशन तो है नहीं, सारा टेबल का रोल है। तो इस तरह से नॉर्मल और बायनोमियल के जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए वो दोनों ही इजी थे। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ए पार्ट। ये आपके अब यूनिट 5 पर है। देखिए ए पार्ट रीड कर रही हूँ। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ 75 वर्कर्स corresponding to their gender and nature of work. Discuss the nature of work is independent of the gender of worker. मतलब वो आपसे टेस्ट करा रहा है हाइपोथेसिस, क्या वर्क का नेचर जेंडर पर डिपेंड करता है? ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका काई स्क्वायर पर बेस्ड है। तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो काई स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काई स्क्वायर हमेशा पूछ ही लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसने कहा मेल फीमेल स्किल्ड अनस्किल्ड, ऐसे 10 स्किल्ड मेल है, 20 अनस्किल्ड मेल है, 25 स्किल्ड फीमेल है, 20 अनस्किल्ड फीमेल है। तो जो भी आपको पास फ्रीक्वेंसी दी गई है दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाय OI, और आपने ये टेबल बना ली। मैं इसका रो सम दिखाती हूँ। देखिए टोटल मेल कितने हैं? 10 + 20 30, और टोटल फीमेल कितनी है? दिस इज 45, ऐड कर दें, दिस इज 75। इसी तरह स्किल्ड पर्सन्स कितने हैं? 35, और अनस्किल्ड पर्सन्स कितने हैं? 40, ये भी आपके पास 75। अब काई स्क्वायर टेस्ट लगाने का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। काई स्क्वायर कह रहे हैं तो याद रखना होल स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो मुझे निकालना क्या है? मेनली तो मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाल रहे हैं? अब इस टेबल के अंदर आपने फिर से एक टेबल बना ली। अब टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आप देख रहे हैं ऐसे कितने मेल हैं जो स्किल्ड हैं, तो इसे निकालने के लिए आप क्या करें? इस 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो। तो सबसे पहले तो आप रो सम लें। रो सम आपके पास है 30, ये आपने लिया 30, कॉलम सम दिस इज 35, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल है 75। सिंप्लीफाई कर लें, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14। अब देख रहे हैं ऐसे मेल अनस्किल्ड कितने हैं? अनस्किल्ड कॉलम में रो सम आपके पास 30, अनस्किल्ड का कॉलम सम आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 75, ये आप निकाल लो, दिस इज 16 आ जाएगा। अब ऐसी फीमेल देख रहे हैं जो स्किल्ड है, तो 25 है हमारे पास जो गिवन है। अब इसका रो सम लो, रो सम है आपके पास 45, स्किल्ड का कॉलम सम ले लिया 35 डिवाइडेड बाय 75, ये आपके पास सिंप्लीफाई करके दिस इज 21। इसी तरह फीमेल अनस्किल्ड कितनी है? तो इसका आपको देखोगे रो सम 45, कॉलम सम 40 डिवाइडेड बाय 75, और ये वैल्यू अब आपके पास आ गई, दिस इज 24। ये बना ली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले ऑब्जर्व्ड है आपके पास 10, 20, 25 और 20, ये मैंने यहाँ लिख दिया।
10 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिला एक्सपेक्टेड 14, 20 के कॉरस्पॉन्डिंग मिल गया 16, 25 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिल रहा है 21 और इस 20 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास आ गया 24। टेबल बन गई। अब आप डायरेक्टली काई स्क्वायर का फॉर्मूले का अप्लाई करो, कैलकुलेटर में डालो और वैल्यूज निकालते चले जाओ। अब आपके पास आया ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI। ये सारी वैल्यू निकालते जाइए। तो ये वैल्यू निकालने के बाद कैलकुलेटर से 1.142, यहाँ वैल्यू आ रही है मेरे पास 1, ये वैल्यू आ जाएगी 0.7619 और ये आ रही है 0.6666। अब क्योंकि काई स्क्वायर का फॉर्मूला है कि इनका समेशन चाहिए, तो समेशन आपके पास दिस इज समेशन आएगा। तो समेशन आप इनका सबका निकाल लो, सारा सम कर लो। तो समेशन निकालने के बाद ये वैल्यू आ गई 3.5705। अब इतना काम कर लिया। अब इस क्वेश्चन का नल हाइपोथेसिस लिखो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? नेचर ऑफ वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर। ये हम नल हाइपोथेसिस लेके चले और काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 3.5705। अब आप इसे टेबुलेटेड वैल्यू के साथ मैच करोगे। कैसे करोगे? सबसे पहले निकालोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का क्या फॉर्मूला, क्योंकि टेबल फॉर्मेट दिया है रो कॉलम में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला रो -1 कॉलम -1। रो कितनी है आपके पास टेबल में? 2 और कॉलम कितने हैं? 2। तो 2 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 1। अब जो भी आप देख रहे हो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वैल्यू देख रहे हो काई स्क्वायर की, तो टेबुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की, तो काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वैल्यू होती है 3.841। अब अगर आपके पास और आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रही है 3.5705, इसका मतलब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपके पास आई है दिस इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू। अगर ये लेस देन आती है तो इसका मीनिंग जो आप हाइपोथेसिस लेके चले हैं नल हाइपोथेसिस, ये एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड है इसका मतलब आप क्या कंक्लूजन दे रहे हैं कि नेचर ऑफ वर्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द जेंडर। इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। बस ये सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था काई स्क्वायर पर बेस्ड। तो देखिए क्वेश्चन में कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट में तो क्वेश्चन में साफ ही लिखा है, मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, एनपी चार्ट का क्वेश्चन है। हर बार कोई ना कोई चार्ट पूछ ही लिया जाता है। क्वेश्चन में क्या है? इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम फाउंड इन इंस्पेक्शन ऑफ 10 सैंपल्स ऑफ साइज 100 ईच। एक सैंपल का साइज 100 है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है इतना लिख लिया कि सैंपल साइज है 100 और आपके पास जो सैंपल साइज है उसे मैंने n से डिनोट किया और जो टोटल सैंपल है वो 10 है। तो टोटल कितने आइटम हो गए? 10 × 100 1000 हो गए, जो समेशन n की वैल्यू है। अब वो कहता है, उसने एक टेबल दी कि सैंपल 1 से लेकर 10 तक तो है, उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स क्या है वो उसने प्रोवाइड करा दिया। तो आप इस टेबल से टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स निकाल लो। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को आप किससे डिनोट करते हो? समेशन NP से डिनोट किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। तो आप इन सबको ऐड कर दो, 6 + 9 + 12 सबको ऐड करके 96 आ गया कि जितने भी आपके पास सैंपल्स हैं उसमें 96 टोटल डिफेक्टिव आइटम है। अब NP चार्ट के फॉर्मूले रिकॉल करिए। NP चार्ट में आप 3 तरह की लिमिट निकालते हैं, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला NP बार, अपर कंट्रोल UCL NP बार +3 √ NP बार 1 - P बार और LCL NP बार -3 √ NP बार 1 - P बार। अब बात आती है P बार कैसे निकालें? N तो हमें पता है, P बार कैसे निकालेंगे? टोटल डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय टोटल आइटम, तो समेशन NP डिवाइडेड बाय समेशन N। तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले मैं निकालती हूँ P बार। P बार आपके पास आ गया, टोटल डिफेक्टिव आइटम है 96 और समेशन N की वैल्यू है आपके पास 1000। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, 0.096 तो P बार की वैल्यू आ गई। अब कंट्रोल लिमिट पे आते हैं। कंट्रोल लिमिट है NP बार। NP बार N है आपके पास 100
और पी बार की वैल्यू आपके पास आ गई 0.096। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें 9.6। नेक्स्ट निकालते हैं यूसीएल। यूसीएल का फॉर्मूला है एन पी बार प्लस का 3 अंडर रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार। एन पी बार की वैल्यू, ये सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो एन पी बार तो ये तो 9.6 है मेरे पास, 3 अंडर रूट, फिर से एन पी बार ये आ गया 9.6, 1 माइनस पी बार, और पी बार है 0.096। इसकी वैल्यू जो आपके पास निकल के आ रही है वो आ रही है 18.4377। अब निकालते हैं अपर कंट्रोल लिमिट आ गई, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला जस्ट माइनस आ जाता है और तो कोई चेंजेस नहीं आते फॉर्मूले के अंदर। एन पी बार माइनस का 3 अंडर रूट, दिस इज एन पी बार 1 माइनस पी बार। कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है 0.7622। तीनों लिमिट अब आप निकाल चुके हो। अब आपको बनाना है इसमें चार्ट। चार्ट ही बताएगा कि वो अंडर कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है। तो देखिए चार्ट ड्रॉ करते हैं और कंट्रोल लिमिट लिख लेते हैं साथ में। यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। सबसे पहले मैं चार्ट की एक्सिस दिखा दूँ, उसके बाद मैं लिमिट लिख रही हूँ। टोटल आपके पास देखिए 10 सैंपल्स हैं। 10 सैंपल्स ये मैंने ले लिए 1 से लेकर 10 तक, ये मैंने पॉइंट मार्क किए। और वाई एक्सिस पर मैंने मार्क किए हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स ये स्केलिंग आप पे डिपेंड करती है। 1 के बेस पे ले लो, 2 के बेस पे ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या स्केलिंग लेके चल रहे हो। मैंने 2 पर ले लिया, 2 से लेकर 22 तक मैंने नंबरिंग मार्क की। इसके बाद जो भी मेरे पास कंट्रोल लिमिट आई, जैसे मेरे पास कंट्रोल लिमिट की वैल्यू थी 9.6, तो देखिए 8 और 10 के बीच में मैंने लगभग 9.6 की ये लाइन ड्रॉ कर दी, सॉलिड लाइन 9.6। इसके बाद यूसीएल की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है 18 ये आ रहा है 4377। तो देखिए 18 पॉइंट, तो देखिए 18 से थोड़ा सा ऊपर 4377 मार्क किया डॉटेड लाइन। इसी तरह से लोअर कंट्रोल लिमिट निकल के आ रही है 0.7622, ये मैंने मार्क किया। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपके सैंपल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग काम करिए। सैंपल नंबर 1 6, सैंपल नंबर 1 पर आते हो, 6 को मार्क करते हो, 4 यहाँ तक आ गए, 5 6 ये पॉइंट आपका पास मार्क हो जाएगा 1 पर 6। इसके बाद 2 पर 9 चलते हैं आगे। इस लाइन से नीचे रहेगा, 9.6 से नीचे रहेगा, तो ये आपने पॉइंट मार्क कर लिया। 3 पर 12, 3 पर अगर आप 12 मार्क करें तो 3 पर ये आपका ये आ गया 12। इसके बाद 4 पर 5, 4 पर अगर आप 5 पर आ रहे हैं 2 4 5, ये सेंटर में यहाँ आ जाएगा 5। फिर है 5 पर 12, 12 पर अगर आप पहुँचेंगे तो जस्ट ये पहुँच गए अब आप 12 पर, इसी पॉइंट के साथ आ जाएंगे, ये रहे 12। 6 पर 8, और 6 पर अगर आप चले 8 तो ये पॉइंट आपके पास 8 की मार्किंग आ गई। 7 पर 8, 7 पर भी हम 8 ही हैं, और 8 पर 16, 16 पर आ जाते हैं, ये आपके पास 16 का पॉइंट हो गया। 9 पर 13, और ये अब आप चले 9 12 ये है, यहाँ सेंटर में ले लेते हूँ पॉइंट 13, और 10 पर 7, 10 पर 7 ये 6 यहाँ आ गया 7। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन के बाहर तो जा नहीं रहा, देख कर ही पता चल रहा है कि ये प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। बस आप फ्री हैंड इसे ड्रॉ कर देना, फ्री हैंड आप इसे मैच कर देना। ये गड़बड़ हो गया मैच, तो आप इसे सही से मैच कर लेना, ये इस तरह से मैच हो जाएगा। और आपका जो कमेंट इसने के लिए कहा है कि कमेंट लिखिए इस पर, दिस इज अंडर कंट्रोल। तो आई थिंक पेपर का सॉल्यूशन ये कंप्लीट होता है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।